हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में सदिशों के बारे में हम लोग कुछ और आगे बात करेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे सदिशों के गुणन पर। तो सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसी राशियाँ जिनको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए मात्रक, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और जो योग के सदिशों के योग नियम का पालन करती हैं। हम लोग वेक्टर के बारे में बाकी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज मुख्य रूप से देखेंगे कि सदिशों में हम गुणा कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सदिशों के गुणनफल को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक कि किसी दी हुई सदिश राशि में हम किसी वास्तविक संख्या से गुणा कर रहे हैं, गुणा करना और भाग करना। अभी जैसे एक उदाहरण, एक चीज़ देखते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है कि किसी स्थान पर बल का मान लो हमने कहा कि 2 न्यूटन, किसी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल और हम उत्तर दिशा की ओर लगा रहे हैं। ठीक, अब आपसे हम कहें कि इसमें आप केवल एक संख्या से गुणा कर रहे हो। संख्या से गुणा करने का मतलब, अच्छा 4f का मान कितना होगा। 4 एक संख्या है, 4f का मान कितना होगा, तो सीधे जो ये सदिश था उसका परिमाण 4 गुना हो जाएगा। जितने से आप गुणा कर रहे हो उतने गुना हो जाएगा, यानी 8 न्यूटन, और दिशा हमारी वही होगी, उत्तर की ओर ही होगी। अच्छा, मान लो हम आपसे कहते कि 1/4 से इसमें गुणा करिए, तो 1/4 से गुणा करना या 4 से भाग करना एक ही बात हुई ना। तो जब हम गुणा कहते हैं तो एक तरह से आप मान चलो कि भाग की संक्रिया उसमें शामिल रहती है। मतलब किसी राशि से भाग देने, किसी संख्या से भाग देने का मतलब है 1 उतने से गुणा करना। जैसे यहाँ बल में हमने कहा 4 से आप भाग दीजिए, 4 से भाग देने का मतलब है 1/4 से आप उसमें गुणा करेंगे, बात वही हुई, उत्तर वही आएगा। तो एक तो सदिश में गुणन का मतलब है हम किसी वास्तविक संख्या से गुणा कर रहे हैं। जब वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो अंतिम उत्तर हमारा वही राशि प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर बल था, एफ वेक्टर अगर बल को व्यक्त कर रहा है तो 4f वेक्टर भी बल को ही व्यक्त करेगा। दिशा भी वही होगी अगर ये संख्या धनात्मक है। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए 4 के बजाय अगर हमने कहा होता कि 4 से नहीं, आप इसको -4 से गुणा करिए कि एफ वेक्टर अगर आपका 2 न्यूटन है तो -4f वेक्टर कितना होगा, तब आप कहते कि -8n उत्तर दिशा की ओर या 8n मतलब 8 न्यूटन दक्षिण दिशा की ओर ना, क्योंकि माइनस चिन्ह का मतलब है वेक्टर का प्रभाव, दिशा उसकी उलट गई है। तो ये तो हुआ किसी एक सदिश संख्या, सदिश में अदिश या वास्तविक संख्या से केवल गुणा या भाग। तो जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं उतने गुना परिमाण हो जाएगा। अगर धनात्मक संख्या है तो उसी दिशा में सदिश का मान प्राप्त होगा। ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं तो दिशा बदल जाएगी अंतिम परिणाम की, एक भाग। दूसरा है किसी सदिश राशि में आप अदिश राशि से गुणा कर रहे हो। अब यहाँ पर जो हम अभी तक कह रहे थे कि अदिश तो है लेकिन संख्या है, यहाँ कह रहे हैं नहीं, अदिश है लेकिन राशि है। राशि का मतलब, जैसे मान लो इसी उदाहरण में मान लीजिए हम कहें कि कहीं पर आपको त्वरण का मान दिया हुआ है, ठीक है, कुछ है जो भी मान है। मान लो त्वरण आपने कहा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, फिर दिशा उसकी कि मान लो पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। अब इसमें अगर हमने कहा कि यम बराबर 3 किलोग्राम से आप गुणा कर दीजिए तो उत्तर हमें क्या मिलेगा, यम ए वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणा हमने किससे करने को कहा है, 3 किलोग्राम से। ये है तो अदिश राशि है पर एक भौतिक राशि है, इसका अपना एक मात्रक भी है। तो जब भौतिक राशि से इस सदिश राशि में गुणा कर रहे हैं, है ये अदिश राशि ही। यहाँ पर क्या था, केवल संख्या थी, यहाँ पर क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि से जब हम सदिश राशि में गुणा करते हैं तो गुणनफल हमको एक नई राशि प्राप्त होती है। अभी ये क्या होगा, बल प्राप्त होगा। मान कितना होगा, बाकी चीज़ें वही हैं, 3 × 2 यानी 6 होगा, बाकी किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। तो किसी सदिश राशि में जब हम किसी अदिश राशि से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल होगा वह हमको एक नई भौतिक राशि प्राप्त होगी, और उस नई भौतिक राशि का परिमाण उन दोनों राशियों, जो सदिश राशि का परिमाण था, जो अदिश राशि का परिमाण है, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। मात्रक को भी आप संयोजित कर लें, है ना। तो यहाँ और यहाँ इन दो में एक बार फिर से ध्यान दिला दें, अंतर क्या है। जब किसी सदिश में आप वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर वही राशि प्राप्त होती है, केवल उसका परिमाण बदल जाता है। फिर यहाँ 2 भाग, अगर धनात्मक है तो उसी दिशा में, और ऋणात्मक है तो विपरीत दिशा में। लेकिन
अगर किसी सदिश राशि में आप दूसरी अदिश राशि से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल आपको नई सदिश राशि प्राप्त होगी। परिमाण तो बदल जाएगा ही, राशि भी बदल जाएगी। जैसे त्वरण में आपने द्रव्यमान से गुणा किया तो आपको बल प्राप्त हुआ, ठीक, या भाग भी दे सकते हैं उसी तरह से, है ना। जैसे मान लीजिए आपको संवेग कहीं पर कुछ दिया हुआ है, ठीक, अब उसमें आप द्रव्यमान से भाग दे रहे हो, तो जब p वेक्टर बटे m करोगे तो आपको वेग प्राप्त होगा, ठीक है, गुणा या भाग कर सकते हैं। ये तो हो गए कि जब हमारा सदिश राशि में दूसरा जो गुणा हो रही है या तो वो अदिश राशि है या तो वो अदिश संख्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या है। यह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब दूसरा ये है कि नहीं, हम दो सदिशों का ही आपस में गुणनफल कर रहे हैं, तो दो सदिश राशियों का जब गुणन करते हो तो फिर उनमें फिर दो प्रकार हैं। एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है सदिशों का सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। फिर आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इनका परिमाण कितना होगा या इनसे इनके गुण क्या हैं, कुछ विशेषताएं। अभी बस इतना कि जब दो सदिश राशियों का आप गुणनफल करते हो और गुणनफल आपको एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को हम लोग सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और जब दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि ही होती है, एक का मतलब नई सदिश राशि होगी, तो इसे हम सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। तो ये कुछ प्रकार हुए। अब हम लोग इनके बारे में जो अभी हम लोगों ने सुना है कुछ लिख लेते हैं और फिर से आपको एक बार ध्यान दिला दें कि अभी बोर्ड पर लिखते समय हम कुछ संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। आप बीच बीच में हम जो समझाते रहेंगे, आप लिखी हुई बातें प्लस हमारे द्वारा कही हुई बातें दोनों मिला करके आप नोट्स बना सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको हमारे बोलने वाले से भी जोड़नी पड़ेगी लिखने के लिए। तो सारी चीज़ें हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, संक्षेप में एक फ्रेम बना लेंगे। तो चलिए फिलहाल लिखते हैं। अब हम लोग पहले भाग पर आते हैं कि सदिश राशि में जब आप किसी संख्या से गुणा या भाग दे रहे हो तब क्या होगा। तो एक बार ध्यान से जो लिखा है उस पर भी ध्यान देते हैं। हम जो बोल रहे हैं कुछ चीज़ें वहाँ से भी शामिल कर लेना लिखते समय। तो सदिश राशि में संख्या से गुणन या भाग, संख्या का मतलब अदिश संख्या ही होती है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। इसमें क्या है, इस प्रकार के गुणनफल में प्राप्त सदिश राशि वही रहती है, केवल उसका परिमाण बदल जाता है। यानी जिस राशि में हम गुणा कर रहे हैं वो जो राशि थी, जो हमारा अंतिम परिणाम प्राप्त होगा वह भी वही राशि रहेगी, केवल प्राप्त जो अंतिम परिणाम है उसका मान बदल जाएगा। और फिर उसमें क्या है, दो स्थितियाँ। यदि हम धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो अंतिम सदिश यानी जो परिणामी होगा उसकी दिशा भी वही रहती है। परिमाण तो बदलेगा ही, पर अगर धनात्मक संख्या है तो दिशा जो होगी अंतिम रूप से प्राप्त सदिश राशि की उसकी दिशा वही रहेगी। जबकि ऋणात्मक संख्या से गुणन उसी तरह भागफल पर परिणामी सदिश की दिशा विपरीत हो जाती है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने कही हैं। किसी सदिश राशि में जब आप किसी संख्या से गुणा करते हो तो पहली बात तो ये कि उत्तर हमको वही सदिश राशि प्राप्त होती है, उसी प्रकार की सदिश राशि प्राप्त होती है। परिमाण उसका बदल जाता है। एक से बड़ी संख्या से आप गुणा कर रहे हो तो अंतिम परिणाम बढ़ जाएगा। एक से छोटी संख्या से गुणा कर रहे हो या आप समझ लो भाग दे रहे हो तो अंतिम जो राशि प्राप्त होगी सदिश राशि, उसका परिमाण मान कम हो जाएगा। फिर हमने दो बातें कही थी। अगर धनात्मक संख्या से गुणा कर रहे हो तो अंत में जो प्राप्त दिशा है वो वही रहेगी सदिश की, पर अगर आप ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हो तो दिशा विपरीत हो जाएगी। उदाहरण एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है कि बल F वेक्टर एक सदिश राशि है, 2 न्यूटन उसका मान है और उत्तर दिशा की ओर काम कर रहा है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल का मान लो ये मान दिया हुआ है। फिर एक स्थिति में हम मान लो कहें कि हम 3 से गुणा किए तो 3F वेक्टर कितना होगा। 3 एक संख्या है, जाहिर सी बात है, कोई मात्रक नहीं लिखे, हम किसी राशि की बात नहीं कह रहे। तो 3F वेक्टर कितना हो जाएगा, सीधे जो F वेक्टर का मान था ना उसमें 3 से गुणा कर दो तो 3 गुणे 2 यानी 6 न्यूटन बल उत्तर दिशा की ओर, ये 3F वेक्टर होगा। ठीक, अब इसी तरह मान लीजिए हम भाग दे रहे होते किसी राशि से। मान लो हम 2 से भाग दे रहे हैं या 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो 1/2 F वेक्टर मतलब F वेक्टर बाई 2, तो सीधे आप समझो इस संख्या से गुणा कर दो। 1/2 गुणे 2 या इसी को 2/2 यानी ये हो जाएगा 1 न्यूटन बल उत्तर दिशा की ओर, ये इतने का मान होगा। लेकिन इन दोनों में ध्यान दीजिए, ये दोनों संख्याएं धनात्मक थी, पर बाई चांस अगर हमने ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया
-3f वेक्टर आप पूछ रहे हो, यानी f वेक्टर इतना दिया है, तो -3f वेक्टर कितना होगा? तो -3 गुणे 2 यानी -6 न्यूटन बल उत्तर दिशा की ओर या 6 न्यूटन बल दक्षिण दिशा की ओर। तो यहाँ पर क्या है, 3 से गुणा किए तो 6 न्यूटन तो हो गया, लेकिन चूंकि ऋणात्मक संख्या थी तो हमारी दिशा बदल गई। जो उत्तर दिशा की ओर कार्य कर रहा था बल, अब वो दक्षिण दिशा की ओर कार्य कर रहा है बल। तो ये एक भाग हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी सदिश राशि में किसी दूसरी अदिश राशि से गुणा करते हैं, ये तो केवल संख्या से गुणा था। अब इसके बाद देखते हैं कि नहीं, अगर संख्या नहीं है तो अदिश ही, लेकिन वो कोई भौतिक राशि है, तब क्या होगा? तो उस पर आते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार पर। जब हम किसी सदिश राशि में दूसरी अधिक भौतिक राशि से गुणा या भाग दे रहे हैं, ध्यान देना, एक सदिश राशि है और हम जिससे गुणा कर रहे हैं वो दूसरी अदिश राशि है, लेकिन भौतिक राशि है, अब एक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार के गुणनफल में क्या होगा, या भागफल में हमें एक नई राशि प्राप्त होगी, और वो नई भौतिक राशि भी नहीं होगी, केवल परिमाण ही उसका नहीं बदलेगा। तो नई भौतिक राशि प्राप्त होती है, और इस नई भौतिक राशि का परिमाण व मात्रक मूल राशि से भिन्न होगा। देखिए, परिमाण के नीचे हमने अंडरलाइन ये ध्यान दिलाने के लिए किया था कि मान लो हम जिस नई अदिश भौतिक राशि से गुणा कर रहे हैं, अगर उसका परिमाण 1 हो तो 1 से गुणा करने पर उसके अंतिम परिणाम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो तब फिर परिमाण नहीं बदलेगा। अदरवाइज अगर 1 के अलावा कुछ परिमाण है इस अदिश भौतिक राशि का, तो परिमाण, जैसे हम पिछली बार कह रहे थे कि जब हम एक अदिश संख्या से गुणा कर रहे हैं तो जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे थे वो सारे परिवर्तन उसी तरह होंगे। परिमाण उतने गुना हो जाएगा। धनात्मक संख्या से गुणा करने पर वही दिशा रहेगी, ऋणात्मक से गुणा करने पर दिशा विपरीत हो जाएगी। एक चीज़ केवल जो और बढ़ गई है कि अब संख्या नहीं, हम एक भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, तो जब भौतिक राशि से आप गुणा या भाग दे रहे हो तो जो गुणनफल है वो एक नई भौतिक राशि प्राप्त होगी। अब उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण था कि त्वरण हमको दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है और ये पूरब दिशा की ओर लग रहा है, एक सदिश राशि है, और दूसरी एक अदिश राशि है, स्मॉल m बराबर 3 किलोग्राम द्रव्यमान। दो चीज़ें दी हुई हैं, हम इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, इस त्वरण में हम द्रव्यमान का गुणा कर रहे हैं। तो m इंटू ए वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का परिमाण का गुणनफल, 2 गुणे 3 यानी 6, मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो ma वेक्टर है ना, अब ये नई राशि बन जाएगी बल। अभी यहाँ पर त्वरण था, त्वरण में द्रव्यमान से हमने गुणा किया तो नई राशि हो गई बल। दिशा ठीक है वही रहेगी, क्योंकि धनात्मक था तो दिशा पूर्व दिशा में, और इसको हम न्यूटन कह सकते हैं। तो ये कुल मिला के 6 न्यूटन बल पूर्व दिशा की ओर हुआ। ध्यान दीजिए, आंकिक मान, मात्रक जुड़ करके नया मात्रक, और इस राशि त्वरण के स्थान पर एक नई राशि बल आ गई। ठीक कब, जब हम दूसरी वाली जो अदिश थी वो एक नई भौतिक राशि है, द्रव्यमान है। इसी तरह मान लो संवेग है, पी वेक्टर 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग दिया है। मान लो कभी वो सतह से ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, एक भौतिक सदिश राशि है। इसमें हम m बराबर 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, ये दूसरी राशि है। और मान लो हम कह रहे हैं कि हम भाग दे रहे हैं कि पी वेक्टर में हमने m से भाग दिया, ये सदिश राशि है, ये अदिश भौतिक राशि है। तो सदिश में हम अदिश भौतिक राशि से जब भाग दे रहे हैं तो ठीक है, आंकिक मान उसी तरह 40/5, ठीक है, वो 8 हो गया। मात्रक, ये संवेग का मात्रक था और ये द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम किलोग्राम समझो कट गए, लास्ट में मीटर प्रति सेकंड बचा, वो एक नई भौतिक राशि होगी वेग। शुरुआत हमने की थी संवेग से, भाग हमने दिया द्रव्यमान से, मिला हमको वेग, तो जो अंतिम परिणाम प्राप्त हुआ उसमें हमारी राशि भी बदल गई। बाकी यहाँ तक के बदलाव तो हमारे पिछले जो अदिश राशि से गुणा वाला कहे थे उसी तरह से हैं, पर जब भौतिक राशि आ गई गुणा या भाग में तो अंतिम परिणाम में भी राशि भी बदल जाएगी। अब यहीं पर अगर कोई ऋणात्मक रहा होता, वैसे द्रव्यमान का मान ऋणात्मक नहीं होता है, द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं लेते, मान लो कोई दूसरा उदाहरण लेते जहां हम ऋणात्मक ले सकते होते, तो दिशा हमारी बदल जाती। तो ये एक दूसरा प्रकार हुआ। अब दो मुख्य जो हम लोगों को पढ़ने हैं वो है कि अगर हम दोनों सदिश राशियों का गुणा कर रहे हैं, दोनों सदिश राशियां हैं उनका गुणनफल कर रहे हैं, तो फिर दो तरीके हैं, या तो उत्तर हमारा अदिश राशि प्राप्त होगा तो अदिश गुणनफल, और उत्तर अगर सदिश राशि प्राप्त होता है तो सदिश गुणनफल। तो हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दो सदिशों का सदिश गुणनफल, अब उन दो पर आते हैं। अब हम लोग आते हैं दो सदिशों के अदिश गुणनफल पर, यानी जब दो सदिश राशियों का हम इस तरह से गुणा कर रहे हैं कि उत्तर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है।
तो जब दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणनफल को सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। और देखिए इस प्रकार के गुणनफल में हम लोग दोनों सदिशों के बीच में डॉट लगा करके गुणन का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और चूंकि स्केलर राशि लास्ट में प्राप्त होती है इसलिए स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास दो सदिश हैं और उनके बीच का जो कम वाला कोण है वो थीटा है, जो आमतौर पर ये थीटा 0 से 180 अंश के बीच का ही लेंगे हम लोग। अगर इस तरफ से आप घूम के लेते तो 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो फिलहाल ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो इन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा उसे हम पहली बात तो इस तरह से व्यक्त करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसका मान कितना होगा, ए बी कास थीटा, इन तीन के गुणनफल के बराबर होगा। ए क्या है, ए यहाँ पर जो सदिश ए वेक्टर है उसका परिमाण है, बी क्या है, उसी तरह से जो बी वेक्टर है उसका परिमाण है। इस रूप में हम लोग लिखते हैं। ए का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी सदिश ए का परिमाण, बी यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी सदिश बी का परिमाण। उदाहरण हम लोग दो एक देख लेते हैं। जैसे किसी वस्तु पर अगर हम एफ वेक्टर बल लगाए और बल लगाने से उसमें विस्थापन डी वेक्टर हुआ, तो इस बल सदिश राशि विस्थापन सदिश राशि इन दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा वह कार्य W होगा और यह अदिश राशि होगी स्केलर। तो W बराबर वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ये हमारा एक उदाहरण हुआ अदिश गुणनफल का। उसी तरह से मान लो बल किसी वस्तु पर इतना लगा रहे हैं या आवेग है या इतना उसका वेग है, वस्तु पर वेग है, ये बल है, तो उसकी जो शक्ति होगी वो बल और वेग के गुणनफल के अदिश गुणनफल के बराबर होगी। तो ये हमारे सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में। अब थोड़ा सा इसी तरह परिभाषा वाला हिस्सा लिख लेते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो अगले पर आते हैं। अब आते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल पर। बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं, बस केवल इतना कि जब दो सदिश राशियों का आप गुणा करते हो और गुणनफल आपको सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। चूँकि इसमें दोनों सदिश राशियों के बीच गुणा को हम लोग इस तरह से क्रॉस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए ऐसे गुणनफल को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले वाले को हमने डॉट प्रोडक्ट कहा था, उसमें बिंदु लगा करके प्रदर्शित करते थे। इसमें क्रॉस का चिन्ह लगा के प्रदर्शित करते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। रही बात परिमाण की, तो एक बार जो लिखा है पहले देख लेते हैं। जब दो सदिश राशियों का गुणनफल सदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणनफल को सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल कहते हैं। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास दो सह प्रारंभिक वेक्टर हैं, यानी ऐसे वेक्टर हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही हैं, एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं और दोनों के बीच का कोण थीटा है, ठीक, कम वाला सा कोण, तो उस स्थिति में वेक्टर ए क्रॉस जो वेक्टर बी होगा वो ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा बदल गई है। पिछली बार हमने अदिश गुणन में कहा था ए बी कास थीटा, ठीक, वो अदिश राशि थी। ये ब्रैकेट में जो हमने लिखा है ये सदिश गुणनफल का परिमाण है ना। यानी आप इसको कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सदिश गुणनफल है इसका परिमाण कितना है, तो परिमाण आप कहोगे ए बी साइन थीटा। हाँ, परिमाण नहीं कहोगे, सदिश के साथ कहोगे तो एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी आ गया। यहाँ ए और बी वही जो पहले थे, वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी है, बस एन कैप बढ़ गया है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर उस तल के लंबवत एकांक सदिश है जिस तल में ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप स्थित मान सकते हो, उस वाले तल के लंबवत वाली दिशा में एकांक सदिश है एन कैप। और एन कैप की दिशा हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, तो हमारे पास दो नियम हैं, चाहे दाहिने हाथ की हथेली का नियम, चाहे दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। एक बार अभी सुन लेते हैं, इसके बाद लिख लेते हैं। तो दाहिने हाथ की हथेली के नियम में क्या है, पहले दाहिने हाथ की हथेली का नियम देखते हैं। तो दाहिने हाथ की खुली हथेली में अगर आप चार उंगलियों को इस तरह से परस्पर जुड़े रखो, अंगूठा उनके लंबवत रहे, और फिर आपको क्या करना है, इस हथेली को इस तरह से रखना कि वह ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम जिस तल में ले रहे हैं उस तल के लंबवत हो। जैसे इस उदाहरण में लेते हैं, मान लो इस बोर्ड के तल में हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इस तल में हैं, तो हथेली को हम उसके लंबवत दो तरह से रख सकते हैं, या तो हम ऐसे रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, है ना। इस तल के लंबवत है हथेली। और
अब अंगूठा, अगर उंगलियों को हम इस तरह से मोड़ें कि जैसे जो पहले सदिश से दूसरे वाले सदिश की दिशा में जाएं, जैसे पहले हमने ए वेक्टर की ओर रखा, फिर बी वेक्टर की ओर मोड़े, तो हमको ऐसे जाना होगा ना। तो अंगूठे की दिशा ये हमारी एन कैप की दिशा व्यक्त करेगी, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा व्यक्त करेगी। एक बार फिर से सुनते हैं। दाहिने हाथ की खुली हथेली में अगर चारों अंगुलियां एक साथ एक दिशा में हो, अंगूठा उनके लंबवत हो। अब लंबवत में किसी का अगर न्यून कोण बना रहा हो तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप फैला के उसको लंबवत बनाएंगे। हमारा मतलब ठीक है, जितना भी खुल रहा है मान के चलें कि वो लंबवत है। हथेली को आपको रखना है कि हथेली का ये वाला जो तल है ये लंबवत हो उस तल के जिस तल में आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर स्थित है। रख लिया हमने, है ना। ऐसे तो हो गया तल ये ए और बी का, इसके लंबवत हमने ऐसे रख लिया तल के लंबवत। अब उंगलियों को आप मोड़ो ए वेक्टर से बी वेक्टर, मान लो ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की ओर मोड़ो तो ऐसे, तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो आपके ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करेगी। अगर यहीं पर बी क्रॉस ए करना होता तो पहले आप बी वेक्टर की दिशा में रखो, बाद में आप ए की तरफ आओगे तो आपका अंगूठा फिर इधर रहेगा ना। ऐसे पे तो आप ए से बी की ओर जाते, बी से ए आने का मतलब है ऐसे रखते ना, बी से ए, तो एन वेक्टर की दिशा ये होती। दूसरा है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। आमतौर पे हम लोग ज़्यादातर जो पेंच देखते हैं, जैसे मान लो इस ब्लैक बोर्ड के तल पर एक पेंच ऐसे रखा हो। अब इस पेंच को अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं, और क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर अगर ये पेंच बोर्ड के अंदर जा रहा है तो ये दक्षिणावर्ती पेंच है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, इस तरह से घुमाने पर अगर पेंच बाहर आ रहा है बोर्ड से तो ये दक्षिणावर्त पेंच है। आमतौर पे ज़्यादातर हम लोगों को जो पेंच दिखते हैं वो दक्षिणावर्त होते हैं, पर कुछ पेंच इसका उल्टा भी हो सकते हैं कि ऐसे आपने यहाँ लगाया, अब घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो तो हो सकता है ये पेंच बाहर की ओर निकले, तो वो वाले वामावर्त पेंच होंगे। हमें फिलहाल दक्षिणावर्त पेंच लेना है, दक्षिणावर्त पेंच लिए, ठीक है। पेंच की लंबाई को अब उस दक्षिणावर्त पेंच नियम से, राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, हम ए क्रॉस बी की दिशा कैसे निकालेंगे, यानी एन कैप की दिशा। तो उस पेंच की लंबाई को आप रखो इस बोर्ड के तल के लंबवत, और तल के लंबवत रखने के बाद फिर आप इस तरह से घुमाओ कि ए वेक्टर से बी वेक्टर की दिशा में आपका पेंच जाए। तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की दिशा में जब आप पेंच को घुमाओगे तो जिस दिशा में पेंच की नोक रेखीय गति करेगी वह ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे यहाँ पर आपने पेंच, पहले तो ये बोर्ड के तल में आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए, इस तल के लंबवत आपने पेंच रखा, ठीक। पेंच को पहले ए से बी की ओर घुमाने का मतलब आप इस दिशा में घुमा रहे हो, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ जब आप एंटी क्लॉकवाइज पेंच को घुमाओगे तो आप समझ रहे हो कि पेंच ये वहाँ से बाहर की ओर आएगा, यानी ए क्रॉस बी की दिशा इससे बाहर की ओर होगी। ये नियम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी नियम को हम लोग अभी इसके बाद लिखेंगे, सदिशों के गुणनफल में दिशा ज्ञात करने का नियम। अब इसी उदाहरण में आप यदि कहते हैं कि नहीं हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा देखेंगे, ठीक, तो पेंच हमेशा की तरह इसी तल के लंबवत रखे, बी से ए की ओर घुमाने के लिए आप ऐसे आते ना, बी से ए की ओर घुमाने के लिए आप घड़ी की सुई की दिशा में आते, और आप सोच के देखिए कि यहाँ एक दक्षिणावर्ती पेंच रखा होता, घड़ी की सुई की दिशा में उसको आप घुमाते तो वह पेंच अंदर जाता बोर्ड की ओर। मान लो पहले यहाँ था तो जैसे जैसे घुमाओगे वैसे वैसे अंदर जाएगा, तो बी क्रॉस ए की दिशा यानी अंदर की ओर होगी, ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की ओर होगी। तो ये एक दिशा संबंधी हम लोग नियम लिखेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि जो एन कैप है उसकी दिशा उस तल के लंबवत होगी जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित हैं, ठीक। तो अभी उसके बाद फिर दिशा का नियम लिखते हैं। अब हम लोग सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने के नियम के बारे में बात करते हैं। जो इसके पहले हम लोगों ने बात की थी दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ठीक। तो एक बार संक्षेप में जो लिखा है पहले उसको ध्यान से देख लेते हैं। दक्षिणावर्ती पेंच की अक्ष यानी लंबाई, पेंच की जो लंबाई होती है को पहले उस तल के लंबवत रखते हैं जिस तल में वेक्टर ए और वेक्टर बी को माना जा सकता हो। ए और बी जिन दो सदिशों का आप सदिश गुणनफल कर रहे हो उन दोनों सदिशों को आप जिस तल में ले सकते हो उस तल के लंबवत दिशा में, जैसे हम लोग इसके पहले बोर्ड के तल में बनाए थे, तो बोर्ड के तल के लंबवत दिशा का मतलब, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने यहाँ बनाया है, मान लो ए वेक्टर हमने इधर बनाया है और बी वेक्टर यहाँ से इस तरह से गया है, ठीक। तो इस बोर्ड के तल के लंबवत इस दिशा में हमने इस दक्षिणावर्ती पेंच को रखा, ठीक। फिर रखने के बाद फिर क्या करेंगे,
आप ध्यान दो, पेंच के ऊपर एक लाइन जैसी कटी होती है, एक तरफ पेंच की नोक होती है जिसको हम पहले मान लो दीवार में गाड़ना है या लकड़ी में गाड़ना है, तो एक नोक वाला सिरा होता है, नुकीला होता है। पीछे की तरफ जिधर टोपी होती है, कैप थोड़ा चपटी और चौड़ी होती है, उस पर एक लाइन जैसी बनी होती है। वो लाइन होती है कि वहाँ आप पेंचकस लगा करके घुमा सको आराम से। तो फिर हम उसकी बात कर रहे हैं कि पेंच के जो टोपी पर कटा सिरा होता है, उस कटे सिरे की जो लंबाई होती है, पहले उस लंबाई को हम ए वेक्टर के अनुदिश रखेंगे। यानी पेंच हमने इसके लंबवत रखा है, अब इस तरह से रखेंगे कि जो कटी वाली लाइन है पेंच की, वो हमारी ए वेक्टर की सीध में रहे। ठीक, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब आप कर रहे हो तो पेंच को आपको इस तरह घुमाना है। मान लो पहले पेंच ऐसे था, उसमें कटा वाला सिरा ऐसे था, अब बाद में कटा वाला घूम के ऐसे हो जाए बी की दिशा में। तो ऐसा करने के लिए पेंच को आप जिधर घुमाओगे, मान लो ये पेंच के नोक का आगे का हिस्सा है, ये पीछे है, यहाँ जहाँ निशान बना है, पहले हमने ऐसे रखा, अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे कि ये कटा वाला सिरा घूम के बी की ओर हो जाए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए पेंच हमारा किधर घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। एंटी क्लॉकवाइज घूमने में क्या होगा, इसकी जो नोक है ये आएगी बाहर की ओर, तो यन कैप की दिशा हमारी ये होगी। तो फिर से एक बार ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, एक दक्षिणावर्ती पेंच लेंगे। अच्छा, पहले जो लिखा है उसको देख लेते हैं कि पेंच के कटे सिरे की लंबाई को ए वेक्टर की अनुदिश रखकर इस प्रकार पेंच घुमाते हैं कि पेंच की टोपी पर जो कटी हुई लाइन है, यानी जो पेंचकस लगाने का स्थान होता है, अब वो बी वेक्टर की सीध यानी बी वेक्टर की दिशा में हो जाए। पहले हम उस सदिश की दिशा में रखेंगे कि कटा वाला निशान पेंच का हमारा पहले सदिश की ओर रहे, फिर इस तरह से दक्षिणावर्ती पेंच को घुमाएंगे कि बाद में जो कट वाली लाइन है वो घूम करके दूसरे वाली सदिश की सीध में हो जाए। अब इस घूमने के दौरान ये जो आपने पेंच या पेंचकस को घुमाया है, तो चाहे आप कहो पेंच या पेंच की नोक की जो रेखीय गति होगी, जो पेंच ये इस लंबवत तल में या तो अंदर की ओर गया होगा या बाहर की ओर गया होगा, वो वाली रेखीय गति जिस दिशा में हो रही होगी वो हमारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यानी दो सदिशों के सदिश गुणनफल के दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक, और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ए से बी की ओर जाने में अगर पेंच इधर आया है तो बी से ए की ओर जाने में पेंच अंदर जाएगा, यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा ए क्रॉस बी वेक्टर की दिशा के विपरीत होगी। अगर आप क्रम बदल दोगे कि बी क्रॉस ए कह रहे हो तो एक दिशा, ए क्रॉस बी कह रहे हो तो दूसरी दिशा, यानी सदिश गुणनफल में क्रम महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए सदिश गुणन में अभी केवल इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले भाग में इसमें अदिश गुणनफल की विशेषताएं और सदिश गुणनफल की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें। धन्यवाद।